हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्यपुस्तक वितान का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। इसके लेखक हैं ओम थानवी। पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा जाने कि इस पाठ में क्या बताया गया है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव मतलब पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ हमें इतिहास पढ़ना है। अब इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे पुराना प्राचीन इतिहास जो है हमारा, वो हमें किस सभ्यता से देखने को मिलता है, जो कि हमने इतिहास में पढ़ा भी है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। इन सभ्यताओं से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण देकर उन सभ्यताओं की संस्कृति को वर्तमान सभ्यता संस्कृति के साथ जोड़ना और उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है उस सभ्यता से, मतलब हम उसकी खोज कर क्यों रहे हैं, क्या हमें ज़रूरत है उस सभ्यता की खोज करने की, तो हमें क्यों ज़रूरत है और वो सभ्यता हमें आज क्या देने वाली है या क्या दे रही है, यही सब की खोज में इस पाठ को लिखा गया है। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। शुरू में लेखक ने क्या लिखा है, अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर हैं। तो आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम अपने इतिहास में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप। मोहनजोदड़ो रावी नदी के तट पर बसा था और हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर बसा था। हड़प्पा सभ्यता हमारे भारतीय सभ्यता है और मोहनजोदड़ो भी हमारे सिंध प्रदेश भारतीय सभ्यता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आज हमारे पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन ये दोनों ही सभ्यता उस समय में ही इतनी ज़्यादा विकसित थी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये समय के साथ नष्ट नहीं हुई होती तो आज ये किस रूप में होती। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि भारत ही नहीं दुनिया के सबसे पुराने नगरों में इनको गिना जाता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्ती आने के समय बदलते के साथ यानी परिपक्व दौर के शहर है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का वो समय जब पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है, वो सबसे उत्कृष्ट भी है। मतलब मोहनजोदड़ो है, उसके साथ में और बहुत से शहर मिले जिनके अलग अलग लोथल, धोलावीरा ऐसे बहुत से नाम हैं उनके, लेकिन मोहनजोदड़ो उन सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ शब्द क्या यूज़ किया है, ताम्रकाल समय का प्रयोग किया है। तो ताम्रकाल क्या होता है, ताम्रकाल उसे कहते हैं जब मनुष्य ने पहली बार तांबे का प्रयोग करना शुरू किया था। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौने, ये सब यहाँ मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मतलब उस समय की हमने खुदाई करी तो वहाँ बनी हुई सड़कें, वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, धातु और पत्थर से बनी मूर्तियाँ, मतलब वहाँ मूर्तियाँ धातु से बनी हुई भी मिली है हमें और पत्थर से बनी मूर्तियाँ भी वहाँ पर मिली है। चाक पर बने चित्रित भांडे, चाक मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाने का वो गोल पत्थर होता है जिसको कुम्हार चाक को चला के उस पर बर्तन बनाता है, उसे चाक कहते थे। उस पर बने हुए चित्रित भांडे मतलब मिट्टी के बर्तन, और चित्रित मतलब कि आज आप जैसे पीने के पानी की मटकियाँ हमारे यहाँ पर होती है तो आपने देखा है कुछ लाल कलर की मटकियों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं। तो ये जो चित्र हैं थोड़े समय के बाद मिट जाते हैं, ये जो सफ़ेद कलर के चित्र इसके ऊपर बने होते हैं। लेकिन जो उस समय के मृदभांड थे उन पर जो चित्र बने थे वो इतने पक्के होते थे कि वो उस समय के मृदभांड हमें आज मिले हैं, वो चित्र आज भी उन पर वैसे ही हैं। मोहरे, वहाँ का सामान, खिलौने, ये सब हमें मिला है। लेकिन हमारे यहाँ से बहुत दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के कारण विकास की भेंट चढ़ गए। मतलब वहाँ पर रेल की लाइनें बिछ गई, वहाँ खुदाई में जो मिला वो सब नष्ट हो गया और जो अंदर था वो अंदर ही रह गया। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा ये है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा और यानी एक तरह की राजधानी भी रहा होगा। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था और आबादी कोई 50,000 थी। मतलब कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो शहर था वो उस समय सारी सभ्यता के जो शहर थे उन सब का मुख्य केंद्र, मतलब जैसे आज हमारे भारत का मुख्य केंद्र क्या है, नई दिल्ली, और दिल्ली हमारी क्या है, राजधानी। तो उस प्रकार उन सारे शहरों और छोटे छोटे राज्यों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ होगा मोहनजोदड़ो। ये शहर कम से कम 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और 85,000 थी। 85,000 मतलब 85 तक इसकी 85,000 जितनी यहाँ की पॉपुलेशन रही होगी। जाहिर है 5,000 साल पहले ये आज के महानगर के परिभाषा को भी लांघता होगा, क्योंकि उस समय इतनी आबादी किसी एक शहर में होना जो आज के महानगर को भी चुनौती दे रही है।
दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी और पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। मोहनजोदड़ो एक पूरे खुले मैदान पर बसा हुआ शहर नहीं था। छोटे छोटे टीले मतलब जिसको आप प्लेच्यू समझते हैं, जो ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ भाग होता है उसे टीले कहते हैं, और अलग अलग छोटे छोटे टीलों पर बसा हुआ था। किसी एक लंबे से बड़े से मैदान पर बसा हुआ नहीं था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से इनको बनाया गया था। मतलब अगर प्रकृति पर जो प्लेच्यू होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, है ना, वो कुदरती वैसे ही होते हैं, लेकिन कच्ची पक्की ईंटों को डालकर किसी स्थान को ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा लेना। जिससे क्यों उठाते थे, ये उस समय भी इतनी वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते थे कि अगर बाढ़ आ जाए, जैसे सिंधु नदी के किनारे बसा होने के कारण अगर उसे बाढ़ आ जाए तो बाढ़ का पानी घरों में ना घुसे और शहर को बर्बाद ना कर दे, इसलिए वो उसको थोड़े ऊंचे टीलों पर बनाते थे। मोहनजोदड़ो की खूबी यह थी कि आदिम शहर की सड़कें और गलियों को आप आज भी घूम फिर सकते हो। मतलब हजारों साल पहले, आज से 5000 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, उस समय की जो सड़कें और गलियां बनी थी उनमें आज भी हम घूम फिर सके, इतनी अच्छी बनी थी। और हमारी आज की सड़कें कुछ साल भर के अंदर ही टूट जाती हैं और ख़राब हो जाती है, हमें फिर मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उनकी मजबूती, उनका वैज्ञानिकरण हमें उस कला से देखने को मिलता है कि वो सड़कें आज भी हमारे लिए उपयोग करने की जैसी हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामना भले अजायब घरों की और शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वहीं है, क्योंकि यहाँ से मिले सामानों को हमने क्या करा है, अजायब घर मतलब होता है म्यूज़ियम, है ना, तो वहाँ पर जाके रख दिया है जहाँ पर लोग आकर देखते हैं, उसको आनंद लेते हैं। लेकिन जो शहर है वो तो उसी जगह पर है ना, जो जिस जगह पर बना हुआ था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी है, 33 फीट चौड़ी है, आपको यहाँ सामने चित्र दिखाई दे रहा है। इतनी चौड़ी सड़क उस समय बनाना, और देखिए ये ईंटों से बने हुए इसके गलियारे किस प्रकार से दिख रहे हैं कि एक गली की इस प्रकार से कि आज के ही किसी समय में किसी गांव का, किसी शहर का चित्र हो, बिल्कुल उसी तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 5000 साल पुरानी। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते थे, वह एक खंडर क्यों न हो। किसी घर की देरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते थे, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते थे। मतलब ये शहर आज खंडर होने के बाद भी हमें इसी प्रकार से एहसास देता है, जैसे कि आज हम किसी जीवित शहर में जहाँ लोग रहते हैं तो हम जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि अरे रसोई के पास खड़े तो अंदर खाना बन रहा होगा, उसकी सुगंध हमें आने वाली है ना। सड़क पर चलते थे, थक गए हैं तो दीवार से सिट कर हम खड़े हो जाते हैं, जैसे कि एक जीवन है वहाँ पर आज भी, इतना जीवित वो शहर है। सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन को हम सुन सकते हैं जो उस समय वहाँ पर चला करती होगी, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। और सच यह है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियों पर अब आपको कहीं नहीं ले जाती है, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उस पर झांक सक रहे हैं। मतलब वहाँ जो खड्डर होने की वजह से जो नीचे से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, वो पहले तो किसी मंजिल पर पहुँचाती थी, मतलब नीचे की मंजिल से आपको ऊपर की मंजिल पे ले जाती थी, लेकिन खंडर होने की वजह वो रास्ते में ही रुक जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीढ़ियाँ आपको रास्ते में छोड़ रही हैं, ये सीढ़ियाँ आपको इतिहास में उस तरफ ले जा रही हैं जहाँ अथाह जानकारी है, जिसे हमें देखने और समझने और हमारे आज के जीवन को सुंदर बनाने के लिए उपयोगी है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ, मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पर पहले बनी ईंटों की दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी थे, और 1922 में जब राखलदास बनर्जी यहाँ पर आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे, और इसके इर्द गिर्द उन्होंने खुदाई को शुरू कर दिया। और इन्हें इल्हाम हुआ, मतलब कि उन्हें पता चला, महसूस हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं, मतलब कि ईसा की शताब्दी जो शून्य से शुरू हुई, जैसे आज हम होते हैं ना 2000, 2020, 2021, 1900, ये जो हम ईयर गिनते हैं ये ईसा के जन्म से गिने जाते हैं। तो इनसे पुरानी सभ्यता यहाँ पर है, मतलब आज से 2000 साल पहले की बात, मतलब 1922 में उन्होंने सोचा था, मतलब 1922 साल पहले की बात कर रहे हैं, उससे और पुराना पीछे का यहाँ पर कुछ होगा। तब उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई, आपको जरूर याद रखना चाहिए कि यहाँ खुदाई की शुरुआत राखलदास बनर्जी ने करी थी, और उस समय हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अब आपको पता है मैडम जॉन मार्शल नाम क्यों था, क्योंकि हमारे आपको पता होना चाहिए कि 1922 में अंग्रेजी शासन चलता था। जॉन मार्शल वहाँ के निर्देशक थे, उनकी देख रेख में खुदाई अभियान शुरू हो गया।
धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई और इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष लाके खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व वैज्ञानिक का आधार मिल गया और पर्यटक बंगले में से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। मतलब यहाँ पर लेखक क्या है, इस जगह को देखने समझने के लिए घूमने आया है, तो वो पर्यटक बंगले में ठहरा हुआ था और वहाँ की सर्पिल पगडंडी से बाहर निकलकर वो यहाँ पर स्तूप पर पहुँचता है सबसे पहले, और पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया है उसने। अपलक होना मतलब कि आंखें फाड़ कर ऐसे देखते रहना, कि पलक बिना झपकाना, इतना ज़्यादा आश्चर्य होना, ऐसे आश्चर्य से वो उसको देखते रहता है। और इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। ये शायद सबसे रोमांचक भी है, और ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी ही सभ्यता यहाँ पर आई और गई और इतिहास और कहानियाँ बदलती रही है। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर हमें तक धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले इसकी जगह पर बारे में हमने कितना पढ़ा सुना रखा हो, तस्वीरें व्यक्तचित्र देखे हो, क्योंकि यहाँ लेखक ये कह रहा है कि हमने चित्रों में मैंने आपसे वहाँ की सड़कें दिखाई हैं, आपको वहाँ की गलियाँ दिखाई हैं। ये सब देखने के बाद भी हमारे पैर हमेशा इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमने इसको कितना भी पढ़ लिया, कितना भी जान लिया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता को, कितने भी इसके चित्र हमने देख लिए, कितनी भी हमने साइट सर्च कर ली, सब देख लिया, लेकिन जब हमेशा हमारे मन में एक रोमांच बना होता है उन बातों, उन जगहों के बारे में, कि वहाँ हम स्वयं जाकर देखना चाहते हैं, स्वयं उसको देखना चाहते हैं, ऐसा ही रोमांच उस लेखक के मन में है। मौसम जाड़े का था और दोपहर की धूप बड़ी कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश की हुई थी। ये इलाका राजस्थान में बहुत मिलता जुलता है, रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी बहुत खुला आकाश है, सूना परिवेश है, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है। मतलब ये जो स्थान है वो बॉर्डर एरिया है, जो हमारे राजस्थान गुजरात वाला जो हमारा बॉर्डर का एरिया आता है वो स्थान है। आपको पता है कि वहाँ ज़्यादा टीले नहीं हैं, रेत के टीले नहीं हैं, लेकिन फिर भी रेतीला माहौल है और थोड़े बहुत तो खेत है यहाँ पर, हरापन है यहाँ पर, और बहुत खुला आकाश भी है। जैसे हमें राजस्थान का क्या समझ में आता है कि रेगिस्तान होगा, वहाँ पर डेजर्ट होगा, तो बड़े बड़े रेत के टीले होंगे ये, लेकिन ये दृश्य उससे थोड़ा अलग है। थोड़ी हरियाली भी है यहाँ पर, लेकिन बाकी पूरा आकाश खुला हुआ है, बिल्कुल शांत सा परिवेश है, धूल भी है यहाँ पर, बबूल के झाड़ भी हैं, क्योंकि वहाँ हरियाली तो है, लेकिन राजस्थान के परिवेश में बबूल और कंटीली झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पर मगर यहाँ की धूप का मिजाज अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, वो आपको पसीना और चिपचिपाहट नहीं करती है। सिंध की जो धूप है वो चौंधियाती, मतलब आंखों को चुभती है। और तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे से जरूर पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उमड़ रहे हो, मतलब बड़ी तेज़ धूप होती है वहाँ पर। इस प्रकार से लेखक की यात्रा चल रही है और वो वहाँ के दृश्य को अपने जीवन में उतार रहा है और हमें वहाँ के दर्शन करा रहा है, जैसे हमें अनुभव हो रहा है कि वहाँ गए बिना ही उस जगह पर घूम रहे हैं। इस बात के लिए हमको लेखक का आभार करना चाहिए और इसके आगे की जानकारी को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।